यहाँ पे और यहाँ पे फ्रिक्शन का कम होना बेनिफिशियल और फनी है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे फ्रिक्शन का कम होना उतना ही जानलेवा है। तो फ्रिक्शन अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस प्रॉब्लम में जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन को समझना और फ्रिक्शन के बेसिस पे न्यूमेरिकल करना उतना ही ज़्यादा बोरिंग है। तो आइए आज की वीडियो के अंदर इन्हीं कंसेप्ट को इजी तरीके से स्टडी करते हैं और समझते हैं इन डेप्थ फ्रिक्शन को विद सम न्यूमेरिकल दैट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई एडवांस एंड मेंस। तो आइए फ्रिक्शनल फोर्स को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में हम यहाँ पे बच्चों दो टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो खैर इंटरनल तो फ्लूइड मैकेनिक्स में है, तो फ्रिक्शन फोर्स में मेनली हम एक्सटर्नल के दो टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक है स्टैटिक और एक है काइनेटिक, ठीक है। तो एक्सटर्नल मतलब कि जो सरफेस पे लग रहा है, और हम सरफेस वाले फ्रिक्शन को पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एलओएम चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को। तो अब ये जो स्टैटिक है और जो काइनेटिक है, इनके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है, और एक होता है लिमिटिंग। इसी तरीके से काइनेटिक के भी दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है रोलिंग। तो अब सबसे पहले सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन को स्टडी करते हैं। तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, ये जो बच्चा है ये अलग अलग फोर्सेस लगा रहा है इस ब्लॉक को इस साइड मूव कराने के लिए, ठीक है। और ये रफ प्लेन है, तो अगर ये रफ प्लेन है बच्चों, एक मिनट, अगर ये रफ प्लेन है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लग रही होगी क्योंकि अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अगेंस्ट में लग रही होगी इस केस के अंदर। ओके, तो अब हो क्या रहा है हमारे पास, अब क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कि ना हमने अलग अलग अप्लाइड फोर्स ली, ठीक है। हमने एक बार ली मान लो 10 न्यूटन, उस बच्चे ने 20 न्यूटन लगाई, 30 न्यूटन लगाई, 40 न्यूटन लगाई, 50, 60। तो ऐसे मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज ले ली, ठीक है। चलो 30 के बाद मैं एक काम करता हूँ, इधर 35 ले लेता हूँ, फिर 40, 50 एंड 60 इस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो 10 न्यूटन पे फ्रिक्शन लग रही है 10, 20 न्यूटन पे फ्रिक्शन लग रही है, बोथ आर इन न्यूटन, ओके। फ्रिक्शन लग रही है 20, 30, 35, 35, 35 एंड 35, ठीक है। तो ये रैंडम वैल्यू लेने का पर्पस क्या था अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब बच्चा क्या कर रहा है, शुरुआत में फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, तो बच्चे ने इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन भी 10 लगा। अब उसने फोर्स को 20 कर दिया, थोड़ी और ज्यादा फोर्स लगाई ब्लॉक को मूव कराने के लिए, तो 20 न्यूटन फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन भी 20 हो गया। 30 लगाई 30 हो गया, 35 लगाई 35 हो गया। लेकिन जब उसने और फोर्स को इंक्रीज करा, मान लो उसके साथ उसका भाई भी आ गया फोर्स लगाने, तब दोनों ने मिलकर और फोर्स को इंक्रीज करा, तो जब और फोर्स इंक्रीज हुई 40 न्यूटन लगी तो स्टिल फ्रिक्शन 35 रही, 50 न्यूटन में भी 35 रही और 60 न्यूटन में भी 35 रही। नाउ लेट्स डिकोड दिस थिंग। तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, ये सारी कंडीशन है स्टैटिक की, ये सारी कंडीशन है रेस्ट की, ठीक है। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जो पार्टिकल है वो रेस्ट में रह रहा है, जो ब्लॉक है वो रेस्ट में रह रहा है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 35 भी लग सकती थी, 30 भी लग सकती थी, लेकिन जब 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स थी उसको रेस्ट में रखने के लिए, 10 इधर 10 इधर, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगी, तभी तो स्टैटिक होगा, तभी तो रेस्ट होगी। तो उसको रेस्ट में रखने के लिए जब अप्लाइड फोर्स 10 लगी तो फ्रिक्शन ने भी 10 कर लिया खुद को। तो इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर में क्या होता है, व्हेन एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स इज एडजस्टेड, एडजस्टेड को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एडजस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज एडजस्टेड, ठीक है, व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज एडजस्टेड बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, okay, so frictional force is adjusted by the applied force, so this is the self adjusting nature of friction। और ये सब कुछ होता है स्टैटिक कंडीशन के अंदर, और एक लिमिट तक होता है, और वो जो लिमिट है ये रही वो लिमिट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर आप 40 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, लोग आपने इधर 40 न्यूटन फोर्स लगा दी, फ्रिक्शन ने 35 भी लगाई, तो वो 5 न्यूटन फोर्स से आगे मूव करेगा। अगेन आपने 50 न्यूटन फोर्स लगा दी, 50 न्यूटन इधर लगा दी फोर्स, फ्रिक्शन इधर 35 लग रहा है, तो यहाँ पर वो 15 न्यूटन फोर्स से आगे जाएगा, 15 15 15 15 न्यूटन फोर्स से आगे जाएगा। इसी तरीके से 60 न्यूटन फोर्स यहाँ पे आपने लगा दी, ओके वेट, तो 60 न्यूटन फोर्स यहाँ पे आपने लगा दी, फ्रिक्शन 35 लगा रहा है, तो अब वो 25 न्यूटन फोर्स से आगे जाएगा। सो बेसिकली इन केसेस के बाद क्या हुआ, इन तीन केसेस के बाद देखो, इन तीन केसेस के बाद क्या हुआ, इन तीन केसेस के बाद काइनेटिक आ गया, मतलब मोशन आ गया, ठीक है। तो स्टैटिक से मोशन के बीच में एक टर्म हमारे पास आती है जो फ्रिक्शनल फोर्स को फिक्स कर रही है,
देखो अब यहाँ पे 35 है, इधर भी 35, इधर भी 35, इधर भी 35। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स फिक्स हो रही है इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन होता है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ये एक ऐसी वैल्यू है जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वी कैन से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे वो 35 वाला केस था, तो 35 अप्लाइड फोर्स थी, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 35 आ रही है, ठीक है। 40, 35, 50, 35, 60 एंड 35। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने ली थी उसके बाद वाली, स्टैटिक के बाद वाली। तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है, अप टू विच मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप टू विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। तो आई होप राइटिंग समझ में आ रही होगी, बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप टू विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स रहेगी, अब ध्यान से देखो, उसके बाद 35 है, 35 है, 35 है, ठीक है। हाँ, शुरुआत में सेल्फ एडजस्टिंग होगा फ्रिक्शन, ठीक है, डिपेंड करेगा कि भाई कितनी अप्लाइड फोर्स लग रही है, लेकिन एक वैल्यू के बाद जो फ्रिक्शन है वो फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अगले जो टॉपिक में पढ़ेंगे दैट इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स रहने वाली है। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक मास है, मैं इसका वेट नीचे लग रहा है, रिएक्शन ऊपर लग रहा है, अप्लाइड फोर्स इधर है और फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इस साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ आर प्रोपोर्शनेट टू आर। आई एक्सप्लेन वाई एम आई राइटिंग दिस। चलो उससे पहले एक काम करते हैं, देखो आप मास को बढ़ाते जाओ, मान लो 10 kg ले लिया, ठीक है, मान लो आपने फिर इधर 100 kg ले लिया, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप फोर्स लगा के ना इसको इस साइड फोर्स लगा के खींचो। तो हो सकता है, रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो हो सकता है आप यहाँ पे 10 N लगा के खींच दो इसे, ये मूव करना शुरू कर दे, मोशन में आ जाए, ठीक है। और हो सकता है आप 10 N यहाँ लगा रहे हो, ये मूव ही नहीं कर रहा, तो आपने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया आपने 100 N फोर्स, तो ये मूव करना शुरू करा। आ गई बात समझ में? कि जब मास ज़्यादा होगा तो अप्लाइड फोर्स मोशन में लाने के लिए ज़्यादा होगी, तो अप्लाइड फोर्स मोशन में लाने के लिए ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी 100 हो जाएगा। लिमिटिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि भाई ये मिनिमम फोर्स चाहिए उसको मूव कराने के लिए, तो 100 N है तो लिमिटिंग भी 100 हो गया, यहाँ पे लिमिटिंग 10 हो गया। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स मास पे डिपेंड करनी चाहिए, है ना, और मास की जगह हम बोल सकते हैं कि वेट पे डिपेंड करनी चाहिए। और आप बोलोगे कि जो एम है बच्चों को आर के इक्वल है ना, कि सर एम तो आर के इक्वल है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एम पे भी तो डिपेंड कर सकती है, तो मैंने आर क्यों लिखा, मैंने इसे क्यों क्रॉस करा। तो इसको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स आर के प्रोपोर्शनेट क्यों होता है और एम के प्रोपोर्शनेट नहीं होता। बेसिकली इस वाले केस के अंदर ये जो यहाँ पे केस है, इसमें आर और एम सेम है, ठीक है। स्टिल आई राइट फ्रिक्शन प्रोपोर्शनेट टू आर, नॉट ऑन एम, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ कि मास ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगी। मास कम था, फ्रिक्शन फोर्स कम थी, ठीक है। मास ज़्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स वेट पे डिपेंड करनी चाहिए, बट मैंने लिखा है आर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो एग्जांपल हमारे पास ये रहा बच्चों, हमने क्या करा, इस बार ले लिया इंक्लाइंड प्लेन, और वही एक बार वो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी ले लेते हैं। नीचे की साइड वेट है, ऊपर की साइड रिएक्शन है, लेकिन इसके अंदर वेट तो नीचे ही लगेगा और रिएक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, तो रिएक्शन इधर लगेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है। एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर बच्चों आर जो है वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो गया, यहाँ पे आर एम जी के इक्वल हो गया, सही है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, और आप वीडियो को पॉज करके भी समझना क्वेश्चन के बाद कि क्या क्वेश्चन है वो, ठीक है, टेक योर टाइम एंड देन उसके बाद आंसर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि कहाँ पर ब्लॉक को सरकाना आसान है, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में, ठीक है। क्वेश्चन है कि कहाँ पे ब्लॉक को सरकाना आसान है, तो ब्लॉक को सरकाना फर्स्ट वाले केस में आसान है, ठीक है। सेकंड वाले केस में ब्लॉक को सरकाना कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रही है, सपोज ये इधर जाना था, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इस साइड लग रही है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है Fr1, यहाँ पे फ्रिक्शन है Fr2, ठीक है। तो Fr1 फ्रिक्शन Fr2 फ्रिक्शन से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सरकाना यहाँ पे, क्योंकि स्लाइड करना थोड़ा आसान है,
अब दोनों केसेस के अंदर mg तो सेम है बच्चों, इधर भी mg इधर भी mg है, ठीक है। तो दोनों केसेस के अंदर mg सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली पता लग रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक को स्लाइड करना आसान है, इंक्लाइंड प्लेन पर आप हल्का सा धक्का दोगे कम फोर्स में मूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस वाले केस के अंदर क्या होगा, इस वाले केस के अंदर स्लाइड करना थोड़ा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, तो फ्रिक्शन यहाँ ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है यहाँ पे इस आर पे। तो जैसे मैं इसको मान लेता हूँ ये R2 है और ये मान लेते हैं R1 है, ठीक है। कॉस की कोई भी वैल्यू ले लो, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉस की वैल्यू यहाँ पे थीटा की वैल्यू ना ही 90 है ना ही 0 है, दिख रहा है ना कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, ना ही 90 डिग्री है ना ही 0 है, ठीक है। 0 होता तो ऐसे लाइन बन जाती, 90 होता तो ऐसे लाइन बनती। तो ये कुछ एंगल है 0 और 90 के बीच में। तो मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, तो मैं ले लेता हूँ थोड़ी आसान सी वैल्यू ले लेता हूँ 60 डिग्री। तो R2 कितना आ गया, mg cos 60। तो बच्चों R2 आ गया हाफ mg, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर ये चीज़ पता लगी कि जो R2 है और जो R1 है कंपेयर करें तो R2 R1 से कम है ना। तो R2 R1 से कम है तो FR2 FR1 से कम है। तो ये रीज़न है कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनेट होती है किसके, यही रीज़न है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज़ प्रोपोर्शनेट टू R, ठीक है। तो ये पूरी कहानी यहाँ से चलती हुई आ रही है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया FR इज प्रोपोर्शनेट टू R, ओके, नॉट ऑन वेट। अब इसको आगे समझते हैं। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हम एक कोएफिशिएंट लगा देंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देंगे जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सिंपल है ये भी बहुत, जैसे अगर आइस है, ठीक है, आइस है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, तो आइस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। तो आइस बेसिकली 0.06 के आसपास का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगाती है, ठीक है। और इसी तरीके से ब्लॉक को रखा है हमने, रबड़ रखी है यहाँ पे, मान लो हमने रबड़ रखी है वुड पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए टायर रबड़ के होते हैं, ऑल्दो रोड वुड की नहीं होती, चारकोल की होती है, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट नाउ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कैसा मीडियम है। तो चलो एक और टॉपिक समझते हुए यहाँ पे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि एक ब्लॉक है उसको हमने ऐसे रख दिया हॉरिजॉन्टली, और सेम मास का ब्लॉक है उसको हमने रख दिया वर्टिकली, ठीक है। तो कहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगेन वीडियो को पॉज करके आप आंसर करना कि फर्स्ट केस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या सेकंड केस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ओके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इधर फ्रिक्शन ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कम सरफेस एरिया है। बट फ्रिक्शन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, वेट बच्चों दोनों का नीचे mg है तो रिएक्शन उसके इक्वल है, यहाँ पे वेट mg है और रिएक्शन उसी के इक्वल है यहाँ पे। तो इसका मतलब दोनों ही केस के अंदर रिएक्शन सेम है, तो दोनों ही केस के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ पता लगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ठीक है। जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जो भी कॉन्टैक्ट का एरिया है उसके इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इस लॉ को समझते हैं, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे की पॉइंट है कि ये यहाँ पे जब एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर है तो वहाँ पे उसे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। कौन सी मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और उससे पहले फ्रिक्शनल फोर्स कम ही होगी क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर करेगा, ठीक है। अगर ये वाली बात नहीं समझ में आई कोई नहीं, अभी वीडियो में बने रहिए, आगे न्यूमेरिकल के अंदर इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और बहुत पुराने कभी समय में जेई एडवांस में आई थी प्रॉब्लम ये। तो ब्लॉक है जिसका मास बच्चों ब्लॉक ऑफ मास 0.1 किलोग्राम इज हेल्ड अगेंस्ट द वॉल। ये बच्चों किलोग्राम है यहाँ पे, ठीक है, 0.1 किलोग्राम। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इस तरीके से ये रहा ब्लॉक, ठीक है, और ये वॉल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास दिस हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो इस पर हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन ऑन द ब्लॉक, और ये याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्ड against the wall applying a horizontal force। देखिए आगे, if the coefficient of friction between the block and the wall is this, so mu हमें given है 0.5, so the magnitude of frictional force acting on the block, तो हमें FR कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। अब ये रखा हुआ है, हेल्ड है ना, हेल्ड मतलब ये रेस्ट पे है, ओके। तो रेस्ट की क्या कंडीशन होती है उसे समझो आप। तो हमारे पास, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो बच्चों इस साइड रिएक्शन आएगा,
इस साइड इसका वेट आएगा, मास हमें कितना गिवन है 0.1 किलोग्राम हमें मास गिवन है, और इस साइड आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर मैं इसका एफ बनाता हूँ और ये सब कुछ हेल्ड रखा हुआ है, स्टेशनरी है, ये रेस्ट में है, तो बच्चों एफ आर जो है एम जी के इक्वल है और आर है 5 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, खैर मैंने बोला है कि रेस्ट पे है, लेट्स सी, एक बार देखते हैं, मान लेते हैं कि चलो रेस्ट पे नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या आंसर होगा यहाँ पे। लुक देखो, एफ आर जब एम जी के इक्वल है तो क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों, एफ आर जब एम जी के इक्वल है, मतलब ये रेस्ट वाली कंडीशन में मैंने फ्री बॉडी डायग्राम लगाया, न्यूटन के थर्ड लॉ लगाई, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली के इक्वल, राइट वाली फोर्स लेफ्ट वाली के इक्वल, तो वहां से इक्वेशन आई है। ठीक है, तो यहाँ से एफ आर एम जी के इक्वल है, तो हमें 0.1 और जी है 9.8, तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गई 0.98, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन रुकिए, हो सकता है कि और भी कोई ऑप्शन हो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है बच्चों एफ आर होता है म्यू आर के इक्वल, तो म्यू आर जो है वो होगा हमारे पास बच्चों, यहाँ पे आर 5 न्यूटन है, तो आ गया म्यू इंटू 5 न्यूटन। ठीक है, आर आर इसके इक्वल है, तो यहाँ से म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया 0.5 इंटू 5, तो यहाँ से बच्चों एफ आर कितना निकल कर आ गया 0.25 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या, इसमें तो ऑप्शन में नहीं है वो। ठीक है, 0.25 नहीं बच्चों, 2.5 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ये चीज सोचो आप। ओके, सो गिव यू 2 और 3 सेकेंड्स, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके सोचो आप। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर आओ, इस वाले केस के अंदर अभी हमने सेल्फ एडजस्टिंग नेचर पढ़ा था, है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ब्लॉक ऐसे है। ठीक है, तो जो एफ आर है और ये जो एम जी है, जब ये इक्वल आ रहे थे, एफ आर इज इक्वल टू एम जी, तो ये रेस्ट में था, तो एफ आर कितना आ रहा था बच्चों, 0.98 आ रहा था, और एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर, ये जो आ रहा था सॉल्व करके आ रहा था 2.5 न्यूटन। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके लिए है बच्चों, फॉर्मूला लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एट विच ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के जिसपे ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, और जो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, इस वेट की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, 0.98 न्यूटन लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लग रही है, ध्यान से समझिएगा, आप कितनी लगा रहे हो बच्चों फोर्स, 5 न्यूटन लगा रहे हो, तो 5 न्यूटन की वजह से जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी यहाँ पे, वो कितनी निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है 2.5, और इसका वेट जो उसको नीचे खींच रहा है वो कितनी फोर्स से खींच रहा है, 0.98, तो 0.98 इस 2.5 से कम है ना, ये जो 0.98 है ये 2.5 से कम है, तो रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट होगा इसका। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि बच्चों जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ये इससे ओवरकम कर रही है। ठीक है, तब ये रेस्ट पर है, फ्रिक्शनल फोर्स इतनी लग रही है, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, 2.5 न्यूटन लग रही है, जो हम यहाँ पर इधर लगा रहे हैं, 5 न्यूटन फोर्स लगा के लगा रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और वो रेस्ट पे रह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता, मान लो आपने क्या करा, आपने वॉल ली, ठीक है, मान लो आपने वॉल ली, इस वॉल पे आपने एक डंबल रख दिया, ठीक है, बहुत भारी सा, एक हमने बहुत भारी, आपके घर में जो भी सामान है, ऑल्दो इट डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है, बट इमेजिन करो आपने रख दिया और आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, आपने लगा दिया 10 न्यूटन फोर्स, अब उसका वेट है 1000 न्यूटन मान लो, मतलब 100 kg का हो गया, वो 1000 न्यूटन मान लो। ठीक है, तो 1000 न्यूटन उसका वेट है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे कितनी लग रही है, फ्रिक्शन यहाँ पर लग रही होगी, अगर ये रेस्ट पे रहता है, अगर ये रेस्ट पे रहता है तो फ्रिक्शन फोर्स इस वेट को ओवरकम कर रही होगी 1000 न्यूटन, और यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है, मान लो 0.1 है, तो जो एफ आर का फॉर्मूला है वो था म्यू आर, और आर यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो एफ आर कितनी लग रही है यहाँ पे 0.1 इंटू 10, ठीक है, म्यू इज 0.1 इंटू 10, तो एफ आर कितनी लग रही है 1 न्यूटन। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको लिमिट कर रही है रेस्ट में, वो तो 1 न्यूटन है, और यहाँ पर इस साइड जो वेट लग रहा है इसका 1000 न्यूटन है, तो नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में, ये जो मैंने यहाँ पे केस बनाया है, इस वाले केस में नीचे गिर जाएगा, रेस्ट पर नहीं रहेगा। तो रेस्ट पे रहने के लिए जो कॉम्पोनेंटल फोर्सेस हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स से
जो लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन है उससे कम होनी चाहिए, तभी वो हेल्ड रहेगी। तो क्वेश्चन में बोला था कि जो 0.1 किलोग्राम मास है उसको रख रहे हैं, हेल्ड कर रहे हैं अगेंस्ट द वॉल अप्लाइंग दिस फोर्स। तो जब हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इतनी आ रही है, ठीक है। और हाँ, इसका जो मास है, जो पर फोर्स वो लगा रहे हैं वो इतनी लगा रहे हैं, तो मतलब वो रेस्ट पर रहेगा, हेल्ड रहेगा, वो स्टेशनरी हेल्ड रहेगा। तो इसका मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। ओके, तो इसमें हम रेस्ट वाली कंडीशन लेंगे, ना कि हम ये वाली कंडीशन लेंगे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर सेल्फ एडजस्टिंग होता है बच्चों। तो फ्रिक्शनल फोर्स अब मैं सम अप करके बताऊं, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर 0.98 है, तो रेस्ट पे रहेगा। तो इस बार फ्रिक्शनल फोर्स कितने लगेगी, इस बार फ्रिक्शनल फोर्स 0.98 न्यूटन लगेगी। जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स तो 35 भी आ सकती थी, बट यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स 10 लग रही थी क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाह रहा था। So this is all about the concept. Okay. Now let's move to next question. तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक 2 किलोग्राम मास है, ठीक है, जो कि रेस्ट कर रहा है ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.7। तो ये बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये 2g आ रहा है, ठीक है, मास बच्चों 2 है, और जी हमारे पास है 9.8, ठीक है। तो इसलिए जी मैंने यहाँ पे उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखा है। इस साइड हमारे पास ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये आ गया 2g कॉस थीटा। इस साइड आ गया बच्चों 2g साइन थीटा, और पीछे की साइड आ गई फ्रिक्शनल फोर्स। ये है रिएक्शन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा। और अगर यहाँ पे बोल रहा है कि ये रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है बच्चों वो होगी 2g साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास निकल कर आ जाएगी 2 इंटू 9.8, 30 डिग्री है ना थीटा, तो साइन 30 इज हाफ, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स निकल कर आ गई 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकल कर आ गई। अब जब फ्रिक्शनल फोर्स ये निकल कर आई, तो मैं यहाँ पे वही जो सबसे पहले एग्जाम्पल हमने पढ़ा था उसको ही लेते हैं, कि भाई अप्लाइड फोर्स को ले लेते हैं, इधर फ्रिक्शनल फोर्स को ले लेते हैं, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स इस बार थोड़ी वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ। तो अप्लाइड फोर्स मैंने ले ली 4.9 न्यूटन, ठीक है, और 5.7 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 11.8 न्यूटन, 12.9 न्यूटन, 15 न्यूटन, ऐसे ले ली, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ तक हमने ले ली। जस्ट अभी मैं इसको कनेक्ट करूंगा सारी डॉट्स को। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू आर, और ये कब होता है फॉर्मूला, जब हमारे पास फ्रिक्शन कैसा होता है, लिमिटिंग होता है। और लिमिटिंग आप सबको पता है, लिमिटिंग होती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आर यहाँ पे किसके इक्वल है इस केस के अंदर, आर बच्चों, आर हमारे पास, एक मिनट, आर हमारे पास एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया म्यू जो कि 0.7 था, आर की जगह आ गया एम जी कॉस थीटा, तो एम है 2, जी है 9.8, और कॉस थीटा है √3/2 कॉस 30, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, और एफ आर निकल कर आ गया 0.7 इंटू 9.8 इंटू √3, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11.8 निकल कर आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब वापस से पूरे के पूरे सिनेरियो पर आते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ये करेक्ट है जो कि ऑप्शन बी है हमारा, ठीक है, या फिर ये करेक्ट है जो कि ऑप्शन ए है हमारा। तो पूरा समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी पीछे मैंने क्या करा था, पीछे मैंने अप्लाइड फोर्स बनाई थी और फ्रिक्शनल फोर्स ली थी। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू ये निकल कर आ रही है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि आप और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो अभी भी फोर्स 11.80 रहेगी, और फोर्स लगाओगे तब भी 11.80 रहेगी। तो यहाँ पर ये मोशन में होगा। लेकिन इससे पहले जो फ्रिक्शन का नेचर होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। भाई फ्रिक्शन 11.8 लग सकती थी, लेकिन 4.9 पे फ्रिक्शन 4.9 लगी, 5.7 पे फ्रिक्शन 5.7 लगी, 9.8 पे फ्रिक्शन 9.8 लगी। तो अब हमारी जो फोर्स है वो इतनी है। तो उस जगह पर ये हमारी अप्लाइड फोर्स है ना बच्चों, अप्लाइड फोर्स है 2g साइन थीटा यहाँ पे। तो 2g साइन थीटा ही हमारे पास ये निकल कर आ रही थी 9.8। तो अप्लाइड फोर्स 9.8 है, तो फ्रिक्शन भी उसी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये वाली फोर्स 11.8 से कम आ रही है तो आंसर इससे प्रायोरिटाइज करा जाएगा, ना कि 11.8 को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें क्वेश्चन में पता होनी चाहिए इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन जो है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ, आप इसे ट्राई करना और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखना, और जिसका आंसर सही होगा मैं एक हार्ट वहां पे बना दूंगा उस पर, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं।
और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना। थैंक यू।